नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज जो हमारे सामने शख्सियत विराजमान है उनके साथ हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपका मैं परिचय करवा दूं। आपके सामने जो शख्सियत है वो वर्तमान में गौशाला बादरा के अध्यक्ष है, जो निरंतर लगभग एक दशक से अधिक समय से लगातार बने हुए हैं। उनके सानिध्य में एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण भी दोस्तों हुआ है और इसी गौशाला के अध्यक्ष पद पर रहते उन्होंने बहुत शानदार लोगों को कन्वर्स करके उनके साथ मोटिवेशन करके एक बहुत बड़ा कामधेनु प्लेस भी दोस्तों बादरा में खोल रहे हैं। इसके अलावा मैं इनका परिचय आपको करवा दूं। दोस्तों, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति संभाग की जो सबसे बड़ी सेवा समिति है उनके अध्यक्ष आप रह चुके हैं और बादरा में ब्लड बैंक की सौगात देने वाला चेहरा दोस्तों यही है जो आपके सामने विराजमान है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजनीति में भी इनका पूरी इनकी भूमिका रहती है। ये नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दोस्तों, इनका परिचय मैं क्या करवाऊं, ये बादरा की सबसे बड़ी रामलीला के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि करीब 55 वर्षों से बादरा में मंचन का जो है वो यहाँ अपना कार्यक्रम पेश करती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें दयानंद खोखेवाला के साथ, तो व्यापार मंडल की बहुत बड़ी शख्सियत आप है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि हम किस शख्सियत के साथ आज बात कर रहे हैं और बादरा क्षेत्र में ही नहीं इलाके में इनकी क्या अहमियत है। अच्छा दयानंद जी, आपका साफ संदेश भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयानंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा, आप जो गौशाला के अध्यक्ष है उसी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यहाँ 2 सबसे बड़ी गौशालाओं का संचालन आपके सानिध्य में किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग लाइव भी हो चुके हैं और आपको देख भी रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ तो जवाब दीजिएगा। और क्षेत्र के लोग भी आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, उसका भी हम जवाब आपसे लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में गायें गौशालाओं में है और आपने लंपी स्किन डिजीज बीमारी भी देखी थी, जो गायों के ऊपर एक प्रकार से वैश्विक संकट था। क्या कहेंगे इन सारे प्रकरण पर, और आप दशक से जो अध्यक्ष बने हुए उसके ऊपर सबसे पहले आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, मैं करीब 17 साल से गौशाला का अध्यक्ष हूँ और आज जो कुछ भी मेरे अंदर जो ऊर्जा है, काम करने की शक्ति है, मैं ये पूरी बादरा तहसील की जनता को देता हूँ। मैंने जब भी जनता के आगे कोई डिमांड रखी है भी मेरे को संस्था गौशाला के अंदर गौओं के लिए चीज़ चाहिए, तो बादरा तहसील की जनता ने, बादरा के जो है प्रवासी बाहर रहते हैं, उन्होंने मेरी इच्छा को पूरी की और गौओं के लिए उन्होंने पैसा दिया, जो आज आप लोगों के सामने है। नई गौशाला 2015 में शुरू हुई थी। उससे पहले मेरे एक बहुत बड़ी टीस हुआ करती थी कि बादरा शहर की गौशाला और उसके अंदर 350 गाय, ये बादरा के लिए बहुत शर्मनाक बात है। बादरा के अंदर कम से कम 2000 गौएं होनी चाहिए। इतना बड़ा शहर बादरा है। बादरा धर्म के नाम पे बहुत बड़ा, धर्म में यहाँ करने वाले लोग बहुत है और बहुत चंदा देते हैं। इसी जगह के अंदर गौशाला में 350 गायें, ये पीड़ादायक बात थी। उसकी एक मजबूरी भी थी कि जो पुराना प्रांगण है गौशाला का, उसके अंदर जगह कम थी और जगह हमें मिल नहीं रही थी। तो महावीर जी लोहारी वाला सड़क के अंदर है, मैंने उनके आगे अनुरोध किया कि आप कल्याण भूमि के अंदर अगर 10 किला जमीन दिला दो तो एक नई गौशाला का निर्माण हो जाए और बादरा के लिए एक अच्छी सौगात मिल जाए बादरा को। और हम थोड़ी छाती करके ये कह सकते हैं, अभी हम भी 2000 गाय बादरा गौशाला में रखते हैं और आज 300 साढ़े 300 अपने गाय हैं, तो उसमें अपनी बेइज्जती होती है। तो नेहरू जी ने बड़ा प्रयास किया और उन्होंने वो जगह दिलाई। फिर 5 लाख रुपये हमें उन्होंने इसकी 4 दीवारी के लिए दिए। तो वो बात है ना, कब्जा सच्चा। तो 5 लाख रुपये लेकर हमने उसकी 4 दीवारी की, कब्जा किया उसके ऊपर। फिर हमने वहाँ करीब 10 फुट की भर्ती थी। बादरा शहर के अंदर कोई अंडरग्राउंड खोदता था, कोई मिट्टी की इधर भर्ती करता था, वहाँ भर्ती शुरू की। फिर जनता के सहयोग से वहाँ काम शुरू किया हमने। 2.5 साल के अंदर गौशाला का निर्माण किया, करीब 3.5 करोड़ रुपये लगे थे। तो लोगों ने वो अपार समर्थन दिया कि हमें किसी के आगे जाके भीख नहीं मांगनी पड़ी, हमने किसी के आगे ये कहने नहीं पड़ा गौशाला बनाने पैसे दो। लोग अपनी मर्जी से इतना विश्वास करके संस्था के ऊपर, तो लोगों ने पैसे दिए और उसका आज बहुत बड़ा मंचन गौशाला का वहाँ आप लोग देख रहे हैं। और लोग आते हैं बादरा गौशाला का नक्शा लेने के लिए। हर बार से कोई नई गौशाला बनाते हैं तो उसके अंदर नक्शा लेने के लिए आते हैं। और अभी झांसर के अंदर भी गौशाला नहीं बन रही है, तो हमारे बादरा के अंदर भी एक टीम बनाई है हमने कुलदीप सराफ के नेतृत्व में।
हमने ये घोषणा की है कि जहां भी भादरा तहसील में कोई नई गौशाला कोई बनाएगा तो हम उसको एक सेट बना के देंगे। गौशाला की तरफ से गौशाला की तरफ से नहीं, हमारी एक अलग कमेटी है। अच्छा, उस कमेटी की तरफ से कमेटी की तरफ से कुलदीप सराफ और संजय गीदड़ा 5-7-10 जनों की हमारी कमेटी है। उसके अंदर एक साइड कोई भी गौशाला बनाए भादरा तहसील के अंदर उसमें देंगे, और जो जरूरतमंद गौशाला है उसका भी हम सर्वे कर रहे हैं, उसके अंदर भी देंगे। हमारी इच्छा है कि भादरा में जितनी भी पंचायत है सभी पंचायतों में गौशाला खोलें और उस सभी पंचायतों में हमारी कमेटी के द्वारा एक एक सेट का हम निर्माण करें, ये हमारी इच्छा है। चलो, बहुत बढ़िया, आपने इच्छा भी व्यक्त की और एक बहुत शानदार बात जनता को बताई। शायद जनता अनभिज्ञ थी उस बात से कि आप हर नई गौशाला बनने वाली क्षेत्र में उसको एक शेड उस कमेटी की तरफ से देते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं आपकी उस कमेटी को भी। अगला सवाल मेरा दयानंद जी आपसे ये है कि जिस प्रकार से कोई आए दिन दुर्घटना भी हो जाती है, क्योंकि खुले में जो गोवंश घूमता है निश्चित रूप से वो किसी इंसान को टक्कर भी मार सकता है, उससे भी नुकसान हो सकता है, और पूर्व में हुआ भी ऐसा। और जो सड़कों के ऊपर बाईपास और अपने है इर्द गिर्द या फिर कहीं चले जाओ आप, सड़कों के ऊपर जो गोवंश है उसको लेकर जो दुर्घटनाएं हैं वो बनने की संभावना बनी रहती है। मेरा जहां तक आंकलन है, मेरा पर्सनल विचार है, भादरा क्षेत्र में वर्तमान में 100 से करीब 200 के लगभग गोवंश जो है खुले में घूम रहा है। अगर इतना दान चंदा गौशालाओं को लोग देते हैं, आपने स्वीकार भी किया, आपने कहा भी मिलता है, तो फिर ये गोवंश खुले में क्यों घूम रहा है? इस बात की शायद मेरे को जितनी पीड़ा है ना किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है ना उसको इस चीज का नॉलेज होता है। आज आप पत्रकारिता करते हो, आपको पत्रकारिता की क्या पीड़ा है, जनता की क्या है, उसके बारे में पता लगता है। लेकिन आज मैं गौशाला संभाल रहा हूँ 17 साल से, वैसे भी मेरा परिवार गौशाला से जुड़ा रहा, और आज हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारे पास 2 गौशाला है, फिर भी शहर के अंदर बेसहारा गौएं घूम रही है। ये बहुत पीड़ादायक बात है। मजबूरी ये है कि हमारे पास दोनों गौशाला के अंदर आज ऐसी पोजीशन है कि हम 2 भी गाय और नहीं ले सकते। पशु हमारे पास ज्यादा है, गोवंश जगह हमारे पास कम है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी एक दफा रिक्वेस्ट की थी, अब दोबारा कर रहा हूं, अगर हमें नई गौशाला के बैक साइड में कल्याण भूमि की जमीन पड़ी है 17-18 किला, वो जमीन अगर गांव वाले सब मिलके गौशाला को दे दें तो वहां 1,57,00,000 रुपए अभी जारी कर रही है गवर्नमेंट नंदी गौशाला के नाम से, और पैसों की भादरा में कमी नहीं है। तो यहाँ जितना भी बेसहारा गोवंश घूम रहा है वो सब ले जाएंगे, और भविष्य में शायद इस तरह की हम यहाँ दिक्कत भी नहीं आने देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर भी हमारा प्रयास रहता है, हम हर साल 15-20-50 गायें यहाँ से ले जाते हैं शहर के से गौशाला के अंदर। आपने 200-250 गाय की, मैं कहता हूँ करीब 400 गोवंश खुले में घूम रहा है। भादरा कस्बे या पूरा इलाके में? नहीं, भादरा शहर के अंदर, उसके अंदर बाईपास भी आ जाता है। VDS मैं पॉइंट करता हूँ, VDS, अम्बेडकर चौक, नंदी चौक, संजय चौक, सावा बस स्टैंड, और एक विवेकानंद के सामने जो ये अनाज मंडी है, ये 6-7 पॉइंट है। मैं रोज देखता हूँ करीब 400 बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमारे पास जगह नहीं है। फिर भी मेरा प्लान है 30 तारीख के बाद मैं करीब 100-150 गोवंश भादरा शहर के जो मेन शहर के पॉइंट है वहाँ से वो गौशाला के अंदर लेके जाऊँगा, और कुछ तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मजबूरी है, इलाज नहीं है। मेरी बहुत पीड़ा है। मैं जब भी मोटरसाइकिल घूमता हूँ, आपने दुर्घटना की बात की, मेरे पास रात को कई बार 2 बजे फोन आता है, भाई साहब गाय जा रही थी, उसमें टक्कर लगी, आदमी की मिली, गाय मिली, गाड़ी भेजो। रात को 2 बजे किसको भेजें? कर्मचारी होते हैं, वो 3 बजे उठ के काम लगते हैं और रात दिन काम करते, रात को भेजते हैं, उनकी जिद ऊपर है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, उस गोवंश को लाते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं, रात में कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी शाम को। तो ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। लोग इसके अंदर कुछ लापरवाही भी कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ कि मैंने परसों पहले दिन गाय देखी, 1.5 महीने का बछड़ा था उसका, और उस गाय को निकाल दी उस व्यक्ति ने। किसी घर में आई हो गाय और दूध दिया नहीं, उस गाय को उसने सड़क पर निकाल दिया। उस बछड़े के पीछे कम से कम 50 कुत्ते घूम रहे थे। आप जैसे का मेरे पास फोन आया, मैं वहाँ गया, गाड़ी लेके उसको लेके आया। मेरे को बड़ी पीड़ा हुई। अगर वो व्यक्ति मेरे को आके फोन भी कर देता ना कि मेरी ये गाय है, मैं दूध नहीं देती, मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, मैं इस गाय को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं गाड़ी भेज के उस गौशाला में उस गाय को ले आता।
तो लोग जुम्मेवारी भी अपनी नहीं समझते हैं। और मैं एक बात कहूँगा आपको, मेरे पास कोई व्यक्ति होता है कि भाई जी मैं कहाँ छोड़ के जाऊँ, मैं किसी को नहीं डांटता। कुछ लोग को छोड़ के जा रहा है, मैं उसको ये मानता हूँ वास्तव में इसके अंदर गौओं के प्रति कोई श्रद्धा है, तभी यहाँ तक है। गौशाला तक छोड़ के जा रहा है, जो रोड पे छोड़ रहा है वो उसको गलत मानता हूँ। इतनी कमी है मेरे पास जगह की, फिर भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि गाय ले लो, मैं लेता हूँ। एक चीज नहीं लेता हूँ मैं, कई आदमी 4-5 महीने के बछड़े दूध छुटा के लेके आ जाते हैं, उनको नहीं लेता हूँ। इसका रीजन ये है कि हमारे पास वो गाय वो बच्चा चल सकता है जो लड़ सकता है। वो 4 महीने का 5 महीने का बच्चा छोड़ जाते हैं, और उसको हमें अलग अलग हमारे पास डिपार्टमेंट है नहीं, हम छोटे बच्चे में उसको छोड़ते हैं और वो बच्चे उसको चढ़े नहीं देते, मारते हैं, वो एक साइड में कूट में लग जाता है, वो 5-7-10 दिनों में भगवान को प्यारा हो जाता है। वो इसलिए नहीं लेते। हाँ, तो उसको हम एक बात कहते हैं, 12 महीने का बच्चा ले आओ, हम ले लेंगे, 7 महीने का बच्चा नहीं लेंगे। मैं सिर्फ एक व्यक्ति को नाटता हूँ, कोई बच्चा लेके आता है, छोटा बच्चा लेके आता है, उसको नाटता हूँ, इसको थोड़ा चरा 2-3 महीने और फिर ले लूंगा। दयानंद जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, और एक बात आपने बहुत फैक्ट कही कि आम जन जो है, हर घर में हर व्यक्ति, हर जो अपने आप को गौ सेवक समझता है, वो अपना कर्तव्य दायित्व अगर समझने लगे तो संभवतः ये नौबत ना आए। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, आपके ही कोई पदाधिकारी भी हैं और अनेक लोग हैं, हमें भी कई बार फ़ोन करते हैं ऐसे लोग, आपको फ़ोन करने के बाद में मीडिया कर्मियों को भी फ़ोन करते हैं ऐसे लोग भी, इस जगह फला फला इस स्थिति में ये गाय या सांड या गोदा है। और जो हमने अध्यक्ष को दयानंद खोखेवाला को फोन किया और उन्होंने हमें ये कड़ा जवाब दिया। तो एक चीज आपकी व्यस्तता हम समझते हैं, आपकी गौ सेवा पर हम किसी प्रकार का सवालिया निशान नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या एक बात आप खुले दिल से स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं इस व्यस्तता में और भारी श्रम के चलते आप जो है दुखी और व्यथित मन से कई बार कड़ा जवाब भी दे देते हैं? तो क्या उस जवाब को आप थोड़ा सोच समझकर और ऐसा प्रेम पूर्वक जवाब देंगे जिसको जनता आम भाषा में समझ सके? मानते हैं इसको? देखिए, ये कोई अगर बात करे ना, वो गलत कर रहा है। पीड़ा होती है कोई चीज की। आज आप मेरे को रात को 10 बजे फोन करते हो और कहते क्या हो कि अंकल सुबह के मेरे घर का गांव बीमार पड़ी है, सुबह की गांव मेरे घर के आगे बीमार पड़ी है, रात को आप 10 बजे फोन करते हो, तो उसको मैं कड़ा जवाब देता हूँ। अब मैं क्या व्यवस्था करूँ? सुबह की पड़ी तो सुबह मेरे को कहता, दोपहर में कहता, शाम को कहता, मैं उसको ले आता। अब रात को किस कर्मचारी को लाऊं, कैसे लाऊं? ऐसे व्यक्ति को तो मैं जवाब करा देता हूँ। वरना मेरे को कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बारे में रात को बोलता है, गऊ का एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको भेजता हूँ। कहीं भी कोई गाय कहता बीमार पड़ी है, किसी टाइम मेरी गाड़ी जाती है गौशाला की, लेके आती है, वहाँ कहता पहले डॉक्टर भेजता हूँ, डॉक्टर उसको दवाई पानी देते हैं, क्या गाय को चढ़ाने के लिए दिक्कत होती है, फिर उसको इंजेक्शन देना पड़ता है हमें बेहोशी का, बेहोश करके गाय को फिर गाड़ी के अंदर उसको लेके आते हैं। ये कोई आदमी अगर प्रचार करता नहीं, उसको कई दफा के 10 मिनट के अंदर 50 फोन आने शुरू होता हूँ। यार आपने फोन किया है, मैंने ड्राइवर को घंटी किया है, ड्राइवर ये थोड़ी वो तैयार था, कोई वो खाना खाने गया हुआ आने वाला है, 15-20 मिनट के अंदर आपके नंबर से कॉल करेगा और आप यहीं रहना, गाय को उठा के लेके जाएगा, मेरी जिम्मेवारी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी को कड़ा जवाब दूं, क्योंकि मैं तो सामाजिक प्राणी हूँ और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हर बात समझता हूँ कि आज छोटी सी बात मैं कहूँगा तो बहुत बड़ी बात बन के आएगी आगे। ऐसे लोगों को मैं जरूर कहता हूँ, यार रात एक दिन मेरे पास फोन आया 12 बजे, कहे मेरे तो अंकल मेरे घर का गाँव पड़ी है सवेरे की, वो यार सवेरे ही तेरा घर गाँव पड़ी है, अब दोबारा जो फोन करे, बोले मैं तो ठीक हो जाएगी, तो फोन करने के सिस्टम हो, तुम सवेरे फोन करते हो, बोले थाने समय नहीं तो गौसला छोड़ दियो, मैं तू गाँव को चौधरी थोड़ी है, तेरे कणों में गौसला छोड़ दूँ। इस तरह के लोगों से मेरे थोड़ा वाकई हो जाता है, और ऐसी कोई कहानी नहीं है। नहीं, एक इससे एक सवाल और निकल कर आ रहा है दयानंद जी, जैसे आपने बताया रात्रि को और टाइम बे टाइम भी लोग आपको फोन करते हैं, और जब भी लोग क्या है अपनी ड्यूटी भी समझते हैं, इस प्रकार अपनी जो गो भक्ति की भावना है वो दिखाने का भी प्रयास करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो गो भक्त होते भी हैं और सच्ची पीड़ा से भी फोन करते हैं। इसके लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कस्बे में कुछ ऐसे लोग हो जो रात्रिकालीन गौ सेवा कर सके और उनकी कोई टीम बने, या वो कोई आगे आए आपसे कहे और उनकी टीम बन जाए, उनके कोई नंबर हो, आप उनकी पीड़ा उन तक पहुंचा दो और रात को आपका भी काम हो गया और उनका भी काम हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, टीम हमारे पास है यार, आपको पता है रात की टीम अगर किसी की बना देंगे ना तो उसमें फायदे वाली बात नहीं होगी, ओलमा ही मिलेगा। लोग हर तरीके के लोग होते हैं,
फिर भी मैं आपको बात कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमने जिसने भी हमें फ़ोन किया है कोई गऊ के लिए, तो हमारी गाड़ी वहाँ गई है, उस गाय को लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति कहता है गलत नहीं गई तो वो गलत कहता है। अच्छा दयानंद जी, वर्तमान में कितनी गायें हैं दोनों गौशालाओं में? वर्तमान में करीब 1950 गायें दोनों गौशाला में। दोनों गौशालाओं में। और एक जानकारी और चाहेंगे आप, मैंने सुना है लगभग भादरा में आपकी दोनों गौशालाएं बड़ी के अलावा 2 गौशालाएं और भी है, तो क्या कुल 4 गौशालाएं भादरा कस्बे में वर्तमान में संचालित हो रही है? शहर के अंदर, शहर में 2 तो ये है, एक वो नारदाम गौशाला 3 है। अच्छा 3 गौशालाएं हैं। एक वो कुटिया के अंदर मान लो वो, हाँ वो छोटे वो अपने स्तर की है, वो वहाँ विद्यार्थी है वो रखते हैं। जी जी। अच्छा, एक गौशाला से ही लगभग जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पक्षी टावर लगा है पुरानी गौशाला में, जहाँ वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, और टेल्टिया परिवार द्वारा लगाया गया था, और इसका उद्घाटन भी हुआ, शिलान्यास हुआ था पहले, उसके बाद में उद्घाटन भी हुआ, बनकर तैयार भी हुआ। एक और बनने की बात थी नई गौशाला में, तो उसकी क्या स्थिति चल रही है, और उसके बाद में आगे भी क्या आपके पास इस प्रकार की दानदाताओं की ऑफर आई या कहीं क्या विचार चल रहा है? वो भी टावर बनके तैयार हो गया, चालू है, उसका हमने शिलान्यास नहीं किया, उनके पास टाइम नहीं था। अब 2 टावर बन गए। एक टावर मेरी इच्छा हो रही है समाज भवन बनाने की। समाज भवन है, वहाँ पक्षी बहुत है, तो अगर कोई दानदाता को तैयार करना हो, समाज भवन के अंदर एक टावर बनाने की इच्छा हो रही है। अच्छा, समाज भवन में भी आप ये टावर बनाने की इच्छा है। और जो नई गौशाला में टावर बन रहा है उसकी क्या स्थिति है? वो टावर बन के कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, तो उसका उद्घाटन तो वो बड़ुवाड़ों ने बनाया, नौरंगलाल सुभाष चंद्र जी बड़ुवाड़ों ने, तो उनके पास कोई टाइम टूम की व्यवस्था नहीं बनी, तो उद्घाटन तो हमने उसका किया नहीं, लेकिन टावर कंप्लीट हो गया, करीब 15-20 दिन हो गए। अच्छा। हम अभी हमारे सामने एक दर्शक बोल रहे हैं कि जोधपुरावास में कितनी बार फोन किया कोई गाय बीमार को चक्कर में, तो आपने किसी को भेजा नहीं, बोल रहे हैं। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जोधपुरावास के अंदर जितनी गायें लाए चक्के कहीं से नहीं लाते, जबकि जोधपुरावास के अंदर एक गौशाला चल रही है ऑलरेडी। जोधपुरावास के अंदर गौशाला चल रही है, लेकिन हम जोधपुरावास से बराबर गऊ लगते हैं। जब भी फोन आया हमने भेजी है, उसके हो सकता है कभी गाड़ी बाहर गई हुई हो, कोई गाड़ी खराब हो गई हो, उस तरह कोई मजबूरी में, फिर भी हमारा डॉक्टर जरूर गया होगा वहाँ, अगर गाड़ी नहीं गई होगी तो। नहीं, राजेंद्र जी लाइव है फिलहाल, वो बोल रहे हैं कि मना भी नहीं किया लेकिन भेजा भी नहीं। कई दफा गाड़ी नहीं होती और सोचते हैं आ जाएगी भेज देंगे, आ जाएंगे भेज देंगे, गाड़ी कहीं वापस लाने के लिए गई होती है, या कोई गाड़ी बाहर तेल लाने के लिए गई होती है, या गाड़ी खराब हो गई। अपवाद भी इस तरह कोई टाइम आता है, अपवाद के अंदर ही कभी कभार मानते हैं दयानंद जी। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा और था, एक बहुत बड़े दानदाता ने, लुहारीवाला परिवार ने बड़ी जमीन दान दी है गौशाला के लिए, और वीडीएस प्लेस के पास बस स्टैंड से आगे बहुत बड़ा कामधेनु प्लेस बन रहा है, उसके बारे में बताइए क्या प्रोग्रेस है, किस दानदाता ने ये इतनी बड़ी सौगात दी? ये देखो लुहारीवाला परिवार है, उस परिवार के द्वारा वहाँ जमीन उन्होंने नहीं दी हमें, लुहारीवाला परिवार ने कोई जमीन नहीं दी, गौशाला की जमीन है, उसके अंदर निर्माण हो रहा है, मैरिज प्लेस बन रहे हैं कामधेनु मंगल भवन के नाम से, और उनका पूरा सहयोग है उसके अंदर। मदन जी लुहारीवालों का वो अपने सिस्टम से, अपने यार बेलियों से और से, उनके सहयोग से वो काम चल रहा है। अच्छा दयानंद जी, एक बात और जानना चाहेंगे, भादरा तहसील क्षेत्र में या फिर भादरा विधानसभा क्षेत्र मानिए, कितनी गौशालाएं बन चुकी है अब तक? भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 37 गौशालाएं चल रही है। 37 गौशालाएं वर्तमान में चल, और 49 पंचायत अपनी भादरा तहसील के अंदर। ठीक है। और इस 37 में 38 झांसन और खुल गई, 38 हो गई अब। वो निर्माण दिन है, वो अभी शुरू हो गई, हो जाए काम, उसके अंदर साइड भी शुरू करेंगे हम। उन्होंने अभी कथा वगैरह कराई, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो काम स्टार्ट है। तो 38 गौशाला भादरा तहसील के अंदर चल रही है, और 11 गौशाला और जितनी भी पंचायत रही है, हमारा लक्ष्य है उनके अंदर और गौशाला हम खुलाएं। 2010 के अंदर डोबी गौशाला खोली थी, उस समय भादरा तहसील में 12 गौशाला थी। उस समय महावीर जी लुहारीवाला भी उसके उद्घाटन पे गए थे, मैं भी गया था। जब भी हम लोगों ने एक अच्छी ऐसी इच्छा व्यक्त की थी भी जितनी पंचायत है उतनी गौशाला खोले, तो उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। भगवान हमारी सुन रहा है गौ माता की दया से। और भादरा तहसील के अंदर 49 पंचायत है, 49 गौशाला जल्द जन सहयोग से खोल दी जाएगी। अच्छा, गौशाला से संबंधित लगभग अंतिम सवाल आप समझिएगा, उसके बाद में थोड़ी राजनीतिक और अन्य विषय पर भी हम बात करेंगे। लगभग आप 1 दशक से अधिक से आप अध्यक्ष है गौशाला के, और आप मोटिवेशन करने में बड़े माहिर हैं, और बहुत दान
आप लेकर भी आते हैं गौशाला के लिए, तो क्या कहेंगे दानदाताओं को, क्षेत्र के और प्रवासियों को भी जो भादरा और आसपास क्षेत्र के बाहर रहते हैं, उनको नई गौशाला के लिए, या फिर जो आप अभी बता रहे थे पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि यहाँ हमारे पास जगह कम है और सारा गोवंश हम ले ले, इसके लिए एक गौशाला की हमें और आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है पूरी नई गौशाला के पीछे जो कल्याण भूमि में जगह है, तो क्या कहेंगे दानदाताओं से, कस्बे के लोगों से, भामाशाहों से और यहाँ गणमान्यों से? देखिए, जगह गौशाला में कमी नहीं है जगह की। गौशाला में करीब 150 किला जमीन है। उसमें यहाँ खोखरो ढाणी में जमीन है, डीआर होटल के पास जमीन है, लेकिन तीसरी शाखा खोलने की कैपेसिटी नहीं है हमारी। आज 2 शाखा चल रही है, तीसरी शाखा खोलें तो संभाल नहीं होगा, मिसयूज होगा, पैसों का मिसयूज होगा, काम की भी दिक्कत आएगी। तो मैं गाँव वाले से निवेदन कर रहा हूँ, जगह की गौशाला में कमी नहीं है, लेकिन मेरे को जो अपनी नई गौशाला है उसके बैक साइड में करीब 16-17 किला जमीन कल्याण भूमि की पड़ी है, उसी के टच में हो जाए, एक उसको वो व्यक्ति उसको संभालता रहे। तो मेरा तो गांव से अनुरोध है, निवेदन है कि आप जैसे तैसे ये गौशाला को पिछली जमीन दिला दो। भामाशाहों की कमी नहीं है। भामाशाहों के मेरे पास फोन आते रहते हैं, बोलो हमारे लायक क्या सेवा है। मैं भामाशाहों क्या कहूँ, मेरे पास फोन आते रहते हैं अपने जो प्रवासी रहते हैं कि दयानंद जी हमारे लायक कोई सेवा बताओ, लेकिन आज मेरे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं किसी के 10 लाख रुपए लेके गौशाला के अंदर लगा दूं। पैसों का मिसयूज तो मेरे को करना नहीं है, जरूरत है वहां पैसे लगाता हूं मैं। तो आज भी मेरे पास मैं 5 करोड़ रुपए अगर मांगू ना लोगों से, तो 5 करोड़ रुपए भादरा के प्रवासी अप्रवासी देने के लिए तैयार है। भादरा की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना अथक अंधविश्वास किया है भी ये व्यक्ति ये पैसों का सदुपयोग करेगा भादरा तहसील की जनता ने। और मैं तो भादरा तहसील की जनता ने जो मुझे उपहार दिए, जो मेरे में काम करने की कैपेसिटी पैदा की उन्होंने, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विवेकानंद कॉलेज हॉस्पिटल जब मैंने संभाला था तो मैंने वहाँ करीब उस समय भी 2 करोड़ रुपए का काम करवाया था, एक ब्लड बैंक खुलाया। तो उस समय भी लोगों की ऑफर नहीं मेरे पास कि हमारे लायक कोई काम बताओ, हमारे लायक कोई काम बताओ, हमारे लायक कोई काम बताओ। तो जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया, भादरा की, शहर की, बाहर रहने वाले लोगों की, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भादरा के सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया है। किसी के पास तन था, किसी के पास मन था, किसी के पास धन था, तन मन धन से लोगों ने मेरे को समर्थन किया। आज पूरे जिले के अंदर पिछला सिस्टम हनुमानगढ़ जिले में भादरा गौशाला प्रथम स्थान पे आई। मुख्यमंत्री का OSD आके हमें सम्मानित करके गया था, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक हमारे पास अवार्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गौशाला गंगा सिंह जी का दिया अवार्ड है। अच्छा, बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो मैं जूम करके दिखाऊं दर्शकों को, आप देखिएगा, गंगा सिंह जी के द्वारा दिया हुआ गौशाला को ये अवार्ड है, सम्मान पत्र है। तो इसके बारे में बताइए कुछ। 103 साल पुरानी गौशाला है भादरा की। उस समय गंगा सिंह जी रियासत थी, उन्होंने इस भादरा तहसील को, गौशाला को सम्मानित किया था। भादरा की गौशाला बहुत अच्छी चल रही है, और वो परंपरा हम लोग भी चाहते हैं आगे चलती रहे। तो कुछ उस समय के बारे में बता सकते हैं, कौन उस समय अध्यक्ष था? ये इतना मेरे पास ये तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हमें ये चीज मिली, हमने देखा कबाड़ के अंदर बड़ी चीज मिली, फिर हमने इसको किसी से मंडाया। जी, बहुत, ये तो आपने बहुत बढ़िया एक यादगार पल आपने देखा होगा। ये पहले गौशाला भादरा, हाँ, वो अलग, तो मैं समझता हूँ। रियासते बीकानेर 1976 संवत 1976, यानी 103 साल पुरानी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो संवत 1976। हाँ, ठीक ठीक है, आपने ये बढ़िया चीज दिखाई दयानंद जी। अब एक सवाल मेरा, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति का, उससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल कर लेते हैं। आपने ब्लड बैंक का वहाँ एक प्रकार से बहुत शानदार संचालन करवाया है, उसका निर्माण करवाया, मोटिवेशन करके आप दानदाताओं को लेकर आए, और 35 बार से अधिक आप स्वयं भी रक्तदान भी कर चुके हैं। तो आप कितने समाज सेवी है और कितने इस कार्य में अपने आप को स्वयं को झोंके हुए हैं। इसके अंदर क्या आपके मन में अभी कोई अभिलाषा है कि विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने ये काम नहीं किया, कोई अभिलाषा है जो अधूरी रह गई? विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो मैंने काम किया ना, मैं ये मानता हूँ मैं इस धरती पे आके मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान ने मेरे से वो काम करवाया
जो मैंने कभी सोचा नहीं था। हॉस्पिटल का जब मैंने काम संभाला, हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति थी, ब्लड बैंक की मेरे को 10 साल से इच्छा थी भादरा के अंदर कोई ब्लड बैंक खोला जाए, वो ब्लड बैंक खुला। फिर कुदरत का ऐसा कहर पड़ा कि 2 साल में अध्यक्ष रहा, दोनों साल कोरोना का इतना वैश्विक बीमारी हुई, और उस बीमारी के अंदर भगवान ने मेरे को वो शक्ति दी जो मैं 18-18 19 घंटे वहाँ लोगों के बीच में रह के, उनके परिवार के लोग वहाँ नहीं आते थे, मैं उनको दवाइयाँ देता था, दवाइयाँ दिलाता था, और कोई कैजुअलिटी हो जाती थी तो मैं उनको वहाँ आखिरी स्थान तक भी भगवान की कृपा से छोड़ के आता था। और मैं आज मैं सोचता हूँ मैं इस ज़मीन पे आया हूँ ना, मैंने कदम रखा है, मैं बिल्कुल अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी आज वैसे कोई तमन्ना नहीं रही भी मैं ये करूँ, मैं सोचता हूँ भगवान ने मेरे को जो काम दिया वो शायद किसी को दिया हो। आपने जो अभी बात कही उससे निकल कर एक सवाल मेरे जहन में आया है, लोगों से साझा जरूर करेंगे। कोरोना काल वैश्विक संकट था, उससे बड़ा संकट मानवता पर कोई नहीं हो सकता। उस समय आप सबसे बड़ी संभागीय सेवा समिति के अध्यक्ष रहे, और लंपी स्किन डिजीज दुनिया की महानतम बीमारी, एक प्रकार से महामारी पशुओं में आई, उस समय भी आप गौशाला भादरा के अध्यक्ष रहे हैं, और आपने अपने जीवन को सार्थक भी किया और भरसक प्रयास भी किया है। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे जब समय पर मेरे को संस्था संभाई और मैं उसके अंदर वो कार्य करने की मेरे में शक्ति दी। मैं बताऊँ आपको, जब वो काम करते थे विवेकानंद हॉस्पिटल के अंदर, तो घर वाले भी मेरे से थोड़ा बहुत नाराज हुआ करते थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान के हाथ में सारी चीज़। फिर मैंने मेरी एंटीबॉडी टेस्ट करवाई, एंटीबॉडी टेस्ट करवाई तो मेरी 341 एंटीबॉडी आई। मैंने महावीर जी को दिखाया, बोले दयान जी आप अगर कोरोना को बात भी कर लो ना, आपकी कोरोना नहीं होगी। 341 एंटीबॉडी अपवाद में किसी व्यक्ति की आती है, वरना 150 के अंदर रह जाते हैं। ये सब भगवान की शक्ति है, कृपा आपके ऊपर। तो मेरे पर भगवान की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भादरा तहसील के लोगों का स्नेह और प्यार रहा मेरे प्रति, तो मैंने वो संकट की घड़ी इतनी इजी वे में बिताई जिसकी कोई सीमा नहीं है। चलो, बहुत बहुत आपने शानदार पलों को साझा किया, अपनी बात भी बताई, और आपने जो एंटीबॉडी की बात की, वाकई में वो शक्ति भगवान प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। अब तीसरे एक पार्ट में विभाग में चलते हैं, राजनीति से, क्योंकि आप वर्तमान में भी जुड़े हुए हैं। आप नगर मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के आप कस्बा भादरा क्षेत्र के बड़े नेता भी माने जाते हैं। दयानंद जी, आप कई बार नगर मंडल के अध्यक्ष रहे, लेकिन हर बार आपने कार्यकाल तो इस बार पूरा किया है, लेकिन 2 बार आपको बीच में हटाना पड़ा, क्योंकि आप राजनीति में बहुत ज्यादा तीर नहीं चला पाए, आपको बीच में हटाकर किसी दूसरे को बनाना पड़ा। तो क्या राजनीति आपको रास नहीं आ रही? देखिए, राजनीति एक अलग क्षेत्र है, सामाजिक का अलग क्षेत्र है। राजनीतिक मेरा पैसा नहीं है, राजनीतिक मेरा शौक है। और राजनीति के अंदर वो आदमी कामयाब है जो राजनीति को पैसा बना के चले। मैंने राजनीति को कोई पैसा नहीं बनाया। मैं भादरा नगर पालिका के जितने भी संवैधानिक पद पे रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ, और आज 30 साल से मेरे परिवार से हम नगर पालिका में पार्षद बन गए। लेकिन हमने उसको हमेशा एक राजनीतिक तरीके से काम नहीं किया। वार्ड के अंदर भी आज आप जा सकते हो, तो आप मेरे तो वार्ड के परिवार के मेंबर हो, कि मेरे को ये नहीं सोचा मैंने इसको वोट नहीं दिया, इसको काम नहीं करूँगा, इसका ये काम नहीं करूँगा। तो मैं, और आपने जो अध्यक्ष पद चुनने की बात की, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, तो मैं वो चीज फॉलो नहीं कर पा रहा था। समय भी पूरा देना पड़ता, समय पूरा देना पड़ता था। उसके अंदर कुछ राजनीतिक व्यवस्था भी खराब थी, लोग मेरे से गलत बात करवाना चाहते थे, गलत काम करना चाहते थे, मैं उससे एग्री नहीं था। तो मैंने उसमें थोड़ी निष्क्रिय दिखाई। तो वो चाहते थे कि दयानंद अगर निष्क्रिय हो जाए तो हम दूसरे को बना दें, और उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे उठाने की, ये निष्क्रिय हो जाए तो हम दूसरे को बना दें। अब मैंने पद मेरी मर्जी छोड़ा है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा कि आप दोबारा बनो, मैं नहीं बनूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, राजनीति से ही जुड़ा हुआ सवाल है, आप भादरा नगर पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़ा पद है, हम शुरुआत में आपको बताना भूल गए थे दर्शकों को। तो उसके ऊपर रहते हुए, और कई बार आपने पार्षद पद पर भी विजेता रहे, आप पार्षद बनकर भी आए कस्बे से। नगर पालिका क्षेत्र में अब तक आप किस चेयरमैन को बहुत बढ़िया विश्वासी काम करने वाला और आज तक सबसे बढ़िया काम किया है, किसको आप मानते हैं? देखिए, भादरा नगर पालिका का चेयरमैन अगर कोई ईमानदारी से किसी ने काम किया, शहर हित में कोई काम किया, जिसके शहर में काम करने की लगन थी, वो था झूमर बल्लाटा जी।
उस व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे लगा के नगर पालिका में काम किया, शहर में काम करवाया। मैं उसका विरोधी भी रहा था चेयरमैन के टाइम में, लेकिन वास्तव में आज जो नगर पालिका का भवन है उसने उस समय बनवाया था, आज भी उसके अंदर कहीं त्रेड़ नाम की चीज़ नहीं है। ऊपर खड़ा होके और दिहाड़ी पे बनवाया था, ठेके भी नहीं बनवाया था। तो उसकी एक लगन रहती थी शहर में काम हो और पैसे कम लगे, कब्जे लोग कर रखे, कब्जों को हटाओ, ईमानदारी से काम करने वाला कोई व्यक्ति था तो झुमरमल नाटा था। उसने काम किए। उस समय पैसों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, पैसे थे नहीं, जमीन बेच के काम करना पड़ता था। आज तो गवर्नमेंट बहुत पैसे दे रही है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने अलग अलग मद में सभी नगर पालिका पंचायतों को इतने पैसे देती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले तो तनख्वाह की दिक्कत हुआ करती थी, झूमर जी के टाइम में तनख्वाह पूरी करने के लिए भी जमीन बेचनी पड़ती थी। उस पोजीशन में झूमर जी ने यहाँ शहर में बहुत कुछ काम करवाया। मुझे भी याद है लाखों का ही बजट हुआ करता था उस समय, एक साल का जब बजट घोषित करते थे। और मैंने एक चीज और देखी है, झुमरमल जी नाटा स्वयं एक स्कूटर रखते थे और जहां भी कोई 2 लाख 3 लाख का कोई सड़क का ठेका है, टेंडर दिया हुआ है, नालियां बन रही है, वहां पहुंच जाते थे स्कूटर लेकर। और वहां जो है मिस्त्रियों के साथ, ठेकेदार के साथ निर्माण क्वालिटी को लेकर पूरी जिरे करते थे। बिल्कुल सही बात है। मैं 2000 के अंदर अपने वार्ड में मैंने काम करवाया था, शीतला भवन से नाली काम करवाने के बाद मेरे झूमर जी ने सारा काम चेक किया तो उन्होंने मेरे ऊपर पीठ थपथपाई, बोले दयान यार तुमने जो काम किया है ना वास्तव में बहुत बढ़िया काम किया। मैंने लोगों की चबूतरियाँ तोड़ी, कुइयाँ तोड़ी, बराबर में नाले निकाले, तो काम देख के बड़े खुश हुए थे। तो वो काम देख के खुश होते थे, काम के प्रति बड़े सजग थे। तो एक चीज आपको मानना पड़ेगी, आप दिल से जवाब दीजिएगा, क्या बादरा में काम करने वाले की वैल्यू है? 2013 की बात करें तो संजीव बेनीवाल ने भी अच्छा विकास कार्य करवाया था वसुंधरा राजे के टाइम में। बलवान पुनिया भी वर्तमान में अच्छा काम करवा रहे हैं। और झूमरमल जी नाटा का आपने नाम लिया, अच्छा काम करवाया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था, एक भाषण मुझे याद है कि मूर्ति खूबराम जी की मूर्ति चौक है, वहां से गुड़ मंडी का जो हनुमान जी का मंदिर है वो दिखा करता था और यहां से ट्रक लेके जाएंगे, उसके बाद में वो चुनकर नहीं आए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। आज हमारे देश का वोटर है वो बहुत ही निजी स्वार्थ के हिसाब से वोटिंग करता है। आज हर आदमी, हर वोटर उपेक्षा रखता है नेता से, ये अगर काम कराएगा तो हम वोट देंगे, ये काम कराएगा तो वोट देंगे। ये नेता के लिए या समाज सेवा के लिए, देश के लिए खतरनाक है ये सोच। अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं, नया पालिका बोर्ड आ चुका है और सीवरेज जैसी कस्बे की बहुत बड़ी योजना दयानंद जी वर्तमान में चल रही है। ओवरफ्लो की शिकायत है, हमने कल भी एक गुड़ मंडी की फोटो डाली थी, एक वीडियोज डाला था, और चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं और कंप्लीट अभी सीवरेज हुई नहीं है और सीवरेज के ढक्कन पता नहीं कितनी बार टूट चुके हैं और सड़कें जो बनी है वो बनते बनते टूट रही है। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं पर? देखिए, ये भादरा का दुर्भाग्य है कि आज भादरा नगर पालिका में चेयरमैन है, ने ईओ है। मेरी कल ईओ से बात हुई थी कि पार्षद अपनी पीड़ा किसको कहे, किसी पार्षद को जाए कहेगा? चेयरमैन है नहीं, आप फोन नहीं उठाते हो, आप कुर्सी भी नहीं बैठते हो। और शहर के सीवरेज का, सफाई की व्यवस्था आप जाके देखो। आपने गुड़ मंडी वाली बात कही, वास्तव में वो लोग बहुत परेशान थे। जब उसमें कमी क्या थी आपने नोट किया क्या? जिस समय चैम्बर बनाया और पाइप डाला तो उसमें एक कट्टा डालना पड़ता है, गंदे पीछे से पानी न आए, कट्टा डालना पड़ता है और ईंट लगानी पड़ती है। तो उन लोगों ने कट्टा डाल दिया, ईंट लगा दी, चैम्बर बना दिया, पाइप गिर दिया, उसको ढक्कन को बंद करके चले गए। वो फ्लो हुआ उस कट्टे को नए निकालने की वजह से। तो कल गुड़ मंडी वाली वो सड़क फोड़ी, उन्होंने चैम्बर तोड़ा तो उसके अंदर वो कट्टा निकला, ईंट निकली, ईंट में लपेटे कट्टे। लापरवाही। ये लापरवाही क्यों हो रही है कि जो कंपनी थी मैन भादरा के अंदर काम करने वाली, वो तो चली गई यहाँ से। यहाँ के जो पार्षदों ने, यहाँ के चेयरमैन ने, ईओ ने उनको काम नहीं करने दिया, उनसे कमीशन ज़्यादा मांगा और अपने जो लोग थे उनको वो काम सबलेट करवा दिया कंपनी से। कंपनी वाले दुखी हो गए, यहाँ अन्य लोगों को काम दे के चले गए जो सीवरेज के मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ है, उनको सीवरेज के काम का नॉलेज नहीं है। आज जितना भी जो नुकसान हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि सीवरेज में जो काम करने वाला व्यक्ति है उनको सीवरेज का कोई नॉलेज नहीं है काम करने का। मेन कंपनी थी वो यहाँ से चलेगी सबलेट करके। तो आप क्या मानते हैं, क्या सीवरेज भविष्य में कामयाब होगी और इसके क्या परिणाम होंगे? देखो, कामयाब, आज व्यवस्था स्कीम बहुत अच्छी थी।
अगर वो कंपनी जो मेन कंपनी थी वो काम करती तो आज तक काम कंप्लीट हो जाता और सीवरेज कामयाब थी। उस कंपनी ने भी ढीला मस्ती में काम किया, 70 लाख का जो हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। वो सब राजनीतिक सिस्टम था एमएलए का। वो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, बार बार उससे पैसे मांग रहे थे कमीशन, उन्होंने दिया नहीं तो उन लोगों ने ये सारा मामला रच के उसके 70 लाख का नुकसान किया। वो कोई मामला नहीं था, काम लेट सेट हो जाता है। तो क्या वर्तमान में जो कंपनी काम कर रही है उसके साथ मिली भगती है? बिल्कुल उसके आदमी है इसमें टोटल। आज नगर पालिका सीवरेज में जो काम हो रहे हैं वो सब एमएलए के आदमियों ले रखे हैं और वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आज 16 नंबर वार्ड है आपके सामने वाला वार्ड में, वहां भी तक काम नहीं शुरू हुआ। 21 नंबर वार्ड के अंदर 20-25% काम हुआ है। 5 नंबर वार्ड के अंदर 20% काम हुआ है। आज ही मैंने बात की थी जयन से कि वो शीतला मंदिर से आगे वाली जो पुरानी लाइन पड़ी हुई है वो ठीक कराएंगे, तो कब कराओगे ठीक? आज 21 नंबर वार्ड के अंदर 25% काम करके बंद कर दिया आपने। 16 नंबर वार्ड में काम भी शुरू नहीं किया, 5 नंबर वार्ड में काम शुरू नहीं किया। सिर्फ एमएलए के जो वार्ड है पार्षदों के वही काम हो रहा है, विपक्ष के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही है, बार बार आरोप भी लग रहे हैं, विपक्ष भी मुद्दा भी उठाता है और विपक्षी पार्षदों को परेशान भी किया जा रहा है, उनके वार्डों में काम भी नहीं किया जा रहा और वर्तमान में काफी लंबे लंबे समय तक नगर पालिका की बैठकें भी नहीं होती है और बैठक जब होती है तो विधायक बलवान पुनिया के सानिध्य में होती है। ये क्या सिस्टम बना हुआ है? इससे पहले क्या कोई ऐसा सिस्टम था? देखिए 30 साल से मैं पालिका के अंदर जुड़ा हूँ। 30 साल से पिछली जो बजट की मीटिंग हुई मैंने ऐसी मीटिंग नहीं देखी। उस मीटिंग के अंदर एसडीएम, तहसीलदार, सीआई और 20 पुलिस कर्मचारी मीटिंग के अंदर थे। ऐसा क्यों हो रहा है भादरा के अंदर? वहां जो पार्षद थे क्या वहां आखिर क्या डर था? क्या डर था उनको? कोई आतंकवादी थोड़ी थे, पार्षद थे नगर पालिका के, शहर के गणमान्य व्यक्ति थे। वो आज तक नगर पालिका के अंदर न कभी तहसीलदार आया हुआ है न कभी पुलिस का एक जवान आया, लेकिन सीआई तक वहां था और मन मर्जी से उन्होंने अपना काम करके हम लोगों को वहां से टिपा दिया और वो बोर्ड में अपना बजट पास कर लिया। तो आज नगर पालिका जो है वो न तो यो चला रहा है, यो बिल्कुल ये मान लो कुछ है ही नहीं। मैंने आपको एक बात कहूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से करीब 20 दिन पहले मैंने ईओ को फोन किया, ईओ साहब कल 10 ट्रैक्टरों का टेंडर है। तो ईओ ने मेरे कहा कोई टेंडर नहीं है। वो बिल्कुल टेंडर है, आप ईओ नगर पालिका के, आपके साइनों से काम होता होगा। बोले जयंत जी मेरे को बता रहे हो क्या आप? मैं ईओ हूँ, काम मेरे साइन से होता है, टेंडर नहीं है। कल आपको किसी ने गलत गाइड किया है। मैंने कहा कल टेंडर है, ऑनलाइन टेंडर है और उसके अंदर एक वो जिप लगाई हुई है, उसमें एक ही पन्ना अपलोड हो रहा है और जिन लोगों को टेंडर देने हैं उनको आपने लिंक भेज दिया। आम आदमी वो टेंडर कॉल नहीं कर रहे हैं, कर सकते। आप ये क्या करके वो जिप हटाओ, उसमें जीपीएस बोलते हो, जीपीएस हटाओ। बोले क्यों बावली बात करते हो? जीपीएस लगता है क्या? वो जीपीएस लगा हुआ है और आपकी सुबह हालत खराब कर दूंगा मैं अगर इस तरह की कहानी हुई तो। मैं जितनी आपकी उम्र है उतने साल से पार्षद हूँ नगर पालिका में। रात ने 9:30 बजे उसका फोन आया, बोले सर वो गलती हो गई थी, जीपीएस लगा हुआ था, हमने ध्यान नहीं किया। यानी पहले तो वो कह रहा टेंडर नहीं है, फिर उसने टेंडर भी स्वीकार कर लिए, जीपीएस भी स्वीकार कर लिया और फिर अगले दिन उन्होंने टेंडर कैंसिल किए। मेरे को व्हाट्सअप किया उन्होंने कि हमने टेंडर कैंसिल कर दिए, आगे देंगे। इस तरह की कहानी नगर पालिका में। तो विपक्ष के पार्षदों से ये चीजें छुपाकर इसलिए रखी जाती होगी कि भ्रष्टाचार जमकर किया जा सके, मिली भक्ति किया जा सके और विपक्ष को दूर रखा जा सके। देखिए विपक्ष के साथ तो है ही है, सत्ता पक्ष की मेमोरी पीड़ित है। ये जो जीपीएस लगाना ये लगाना ये सत्ता पक्ष के वालों की बात है। विपक्ष वाले तो को जाते ही नहीं वहाँ टेंडर लेने के लिए। अब सत्ता पक्ष से जितने पार्षद है उनकी होड़ लगी हुई है टेंडर लेने की। वो कह रहा है मैं लूँ, वो कह रहा है मैं लूँ। तो ये कॉल करने पार्षद ही टेंडर कॉल करते हैं, न उसमें चेयरमैन का रोल होता है, न ईओ का रोल होता है, न जेईएन का। वो मर्जी आते हैं, वो पार्षद कॉल कराते हैं और कैंसिल करा देते हैं। अपने पार्षदों के भैसे इन्होंने जीपीएस लगाया और लुकछिप के टेंडर कर रहे हैं। इनका भी खूब विवाद चल रहा है सत्ता पक्ष से पार्षदों का। वो कहता है मेरे को ये टेंडर दो, वो कहता है मेरे को ये टेंडर दो, वो कहता है मेरे को ये टेंडर दो। टेंडर हो जाते हैं फिर डायरेक्ट टेंडर कैंसिल करा देते हैं एमएलए के पास जाकर। अच्छा दयानंद जी, क्योंकि ये तो सारी भादरा क्षेत्र कस्बे की जनता को ही पता है और विपक्ष बार बार सवाल भी उठाता रहा है। वर्तमान में जो नगर पालिकाओं की कंडीशन चल रही है 15 सालों से, कस्बे की जो जागरूक जनता है वो भी व्यथित है और पूर्व में प्रयास भी हुए और मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में यहाँ मजबूती से नगर पालिका में विपक्ष ने चुनाव भी लड़ा। मैं विपक्ष ही कहूँगा क्योंकि सत्ता पक्ष जो यहाँ कामरेड बलवान पुनिया है, तो कामयाबी नहीं मिली। भविष्य में आप मानते हैं कि कामयाबी मिलेगी? देखिए
जनता ने हमें बहुत सहयोग दिया। मांगीलाल ने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। लोग कहते थे हाजी के पास बहुत पैसे हैं। मांगीलाल पैसों से चुनाव नहीं हारा। मांगीलाल चुनाव हारा गद्दारी से। मांगीलाल के साथ कुछ लोगों ने गद्दारी की। एक वो कहावत है कि एक शहर के अंदर जानवर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भी अपने राजा चुनो, तो सभी ने कहा निर्विरोध बना दो किसी को, तो और तो मान गए कुत्ता और गधा दो बिछड़ गए। वो कहते हम तो चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी दौड़, उनकी शर्तों की चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने एक जगह नियुक्त की भी भादरा गौशाला, पुरानी गौशाला से बीडीएस जो पहले जाएगा वो ही भादरा शहर के जानवरों का प्रधान बनेगा। तो कुत्ता और गधा दोनों दौड़े। कुत्ता रास्ते में रह गया, गधा वहां पहुंच गया और गधा प्रधान बन गया। कुत्ते से पूछा गया कि भी ये क्या हुआ, तो कुत्ते ने जवाब दिया कि जानवर तो मेरे साथ सारा, लेकिन मेरो परिवार होनी वो मेरा जगह जगह पीछे पड़ गया। मैंने आडी टेढ़ी गलियां भगा दिया और मैं बड़ा पूछ कोच गया। मेरा परिवार भी जो जद गदो प्रधान बने। तो मारसा का दबा हुई हमारा समाज का लोग, हमारा परिवार का लोग मांगीलाल सा गद्दारी करी ने। आज भादरा चेयरमैन की कुर्सी मांगीलाल बैठे हुए हैं और जनता ने बहुत सहयोग दिया। जनता मांगीलाल के साथ थी और मांगीलाल ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ मांगीलाल को कि इतने बड़े हाथी के सामने सिस्टम से चुनाव लड़ा। जनता ने आपको बहुत सहयोग दिया। आपने इस टोटके के साथ व्यथा बताई है, बेशक हम इससे कोई ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं रखते हैं। एक सवाल मेरा उससे जुड़ा हुआ और था। बहुत से लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों का, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं दयानंद खोखेवाला के दिल में भी अध्यक्ष बनने की अभिलाषा थी और दयानंद खोखेवाला दिल से नहीं चाह रहे थे कि मांगीलाल जी जो है वो यहाँ चेयरमैन बने। तो इस पर क्या कहेंगे आप, खुलकर ईमानदारी से बताइए। देखिए, दयानंद खोखेवाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक समाज के लिए नाड़ कटवाई है, नाक नहीं कटवाई। जगदीश चांद चेयरमैन बना था, आपको ध्यान है? उस समय संजीव बेनीवाल, जयदीप डुड्डी और जगदीश चांद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। डॉक्टर साहब एमएलए थे और मेरे वार्ड की बात आई जब जगदीश चांद के परिवार के लोगों ने कहा भी 10 वार्ड हम चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास जयदीप डुड्डी आया, बोले क्या करना है? बोले भी 25 वार्ड है, 24 में तो तू समझौता कर ले, मेरे वार्ड फ्री छोड़ दे। तो मेरा वार्ड फ्री छोड़ दिया गया था। उसमें शिव कुमार ढील के वाले ने चुनाव लड़ा था मेरे वार्ड के अंदर और उसके आए थे 338 वोट। मैं 446 वोट से चुनाव जीता था और उसके बाद भी मैंने जगदीश चांद को वोट दिया था जो नगर पालिका का चुनाव अध्यक्ष का चुनाव में। मैं वो व्यक्ति हूँ जो नाक कटा सकता हूँ, नाक नहीं कटाता। मैं किसी के साथ गद्दारी शब्द मेरी डिस्कनी में नहीं है। मेरे को किसी को वोट नहीं देना है तो मैं ये कहूँगा वोट नहीं दूंगा तेरे को। मैं हाजी के घर गया था, हाजी साहब जीवित थे, मैं और चंपालाल जांगीर, कोई ऐसी मीटिंग थी हमारी जमीन के मामले, तो हाजी जी कहने लगे ध्यान यार ये पर मन निर्विरोध थे चेयरमैन बना दो। वो साहब निर्विरोध कोई बना बोल तू मेरे साथ लग जाओ ना। अगर भादरा में कोई खिलाफ वोट पड़ेगा वो एक तो ध्यान खोकर पड़ो, मैं तेरे वोट कर दूँ। उनके घर बैठी मैंने चाय पी थी, हाजी जी को मैंने कहा था मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो मैं तो साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ। इस तरह के लोग बात करते हैं ना, वो गलत बात करते हैं। मांगीलाल को जो मैंने समर्थन किया, मांगीलाल की जो मैंने मदद की, शायद किसी भी एमएलए ने नहीं की संजीव बेनीवाल ने। इतना मैंने उनका सपोर्ट किया उसमें। चलो ये तो पूर्व की बातें हैं। अब जो गुड राजनीति है विधानसभा की, उससे जुड़े हुए एक आध सवाल पूछते हैं और इस इंटरव्यू को, साक्षात्कार को हम विराम देंगे। संजीव बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य से बहुत बड़े नेता है और भाजपा टिकट के भी प्रबल दावेदार माने जाते हैं। जयदीप डुड्डी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ये वो घराना है जिसके साथ दयानंद खोखेवाला की भी बहुत गुड थी। तो अगर जयदीप डुड्डी के बारे में मैं कहूं तो वो टिकट की दौड़ में कहाँ है? दयानंद खोखेवाला क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, व्यक्ति के साथ नहीं। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, मैं ये मानता हूँ संजीव बेनीवाल टिकट फाइनल है। क्योंकि आपने अभी मेरे से क्वेश्चन किया था कि संजीव बेनीवाल ने इतना काम किया और फिर भी चुनाव हारे। मैं उसका ये जवाब, दोनों जवाब मान लेना आप, कि संजीव बेनीवाल जब एमएलए बने थे उनको 65,000 वोट आए थे और चुनाव हारे जब 60,000 वोट आए थे। जनता ने संजीव को नकारा नहीं, जनता ने संजीव को बिल्कुल नहीं नकारा। जनता संजीव के साथ है और उस पोजीशन में आए कि कांग्रेस की लहर थी। सट्टा मार्केट में 40-42 सीट बीजेपी की दिखा रहे थे और संजीव बेनीवाल के 27 व्यक्ति जो 1998 से उसके साथ थे
वो लोग उस समय छोड़ के चले गए। 27 व्यक्ति पूरी तहसील के अंदर, जैसे राजदेव है, लीलू राम है, धर्मपाल मेघवाल है, शेर सिंह गोसाई है, इस तरह के 27 लोग मैन इसके कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो लोग छोड़ के चले गए। फिर भी उसके 60,000 वोट आए थे। तो संजीव बेनीवाल की टिकट ये मानता हूँ मैं कि राजस्थान के अंदर जो हमारा ये संभाग है उसके अंदर 22 टिकट है, उसके अंदर पहली टिकट कोई कन्फर्म है तो संजीव बेनीवाल की कन्फर्म है। अच्छा, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ दयानंद जी और है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर सीधी वर्तमान में टक्कर देखी जाए तो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के मध्य ही दिखाई देती है, चाहे वो आप बीजेपी टिकट या माकपा टिकट के बीच की मानो। अगर यहाँ कांग्रेस की टिकट किसी मजबूत चेहरे को मिलती है या फिर बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट यहाँ नहीं बंटने देता है, तो आप क्या परिणाम मानते हैं और उस पोजीशन में क्या होगा? देखिए, कांग्रेस टिकट तो यहाँ देगी, लेकिन कोई मजबूत व्यक्ति यहाँ शायद कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस का वोट ज़्यादातर कॉमरेड के साथ जाएगा, लेकिन टक्कर कांग्रेस की, कॉमरेड की और संजीव बेनीवाल की रहेगी। मार्जिन बहुत रहेगा, 50,000 वोटों से अधिक संजीव बेनीवाल चुनाव जीतेंगे, इतना बड़ा मार्जिन रहेगा। आपका मानना है? मानना है। अच्छा, एक हमारे पास जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में वैसे तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं और ये लगभग तय सा ही हो रहा है कि यहाँ कांग्रेस की टिकट बंटने वाली है। अगर पार्टी बेस पर लिया जाए तो ईमानदार नेता एक दयानंद बेरवाल का नाम भी आता है, और अगर लिया जाए एसपी सिंह बढ़िया का तो नए चेहरा के रूप में भी है और ये भी बहुत बड़ा चेहरा है। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत कांग्रेस की टिकट का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इनमें से अगर किसी को टिकट मिलती है तो क्या समीकरण मानते हैं? देखिए, अगर सुखदेव सिंह कांग्रेस की टिकट लाते हैं तो टक्कर सुखदेव की और संजीव बेनीवाल की होगी। कामरेड वो पोजीशन में आ जाएगा जो विधानसभा के अंदर करीब 11,000 वोट आए थे, लोकसभा के अंदर उन वोटों के अंदर आ जाएगा। ये आपका मानना? मेरा मानना है 11,000 वोटों के अंदर आ जाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, आपने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब भी दिए। हमें काफी समय हो गया बात करते हुए, फिर कोई मुद्दा बचा तो हम बाद में भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा, आपके चैनल पे आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दयानंद खोखेवाला, जिस शख्सियत से आप रूबरू आज हो चुके हैं। उनके वैचारिक भावनाएं क्या थी विभिन्न मुद्दों पर, वो भी आपने देखी, और कितना दिल खोलकर वो जवाब दे पाए हैं ईमानदारी के साथ हमारे सवालों के, वो भी आपने देखा। उनके चेहरे के हाव भाव भी आपने देखे। हमारे सवालों के ऊपर क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगली कड़ी में किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।